हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का। और आज अपने इस जो है डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड पार्ट 2 में हम ये जानेंगे कि लिविंग क्या होते हैं। क्योंकि हमारा बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद हमारा ये क्वेश्चन आया कि लिविंग, अगर हमें ये पता चल जाए कि लिविंग क्या है तो हमें हमारे सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं ना। तो इसलिए अब हम ये जानेंगे कि लिविंग क्या है। और इसके पहले का वीडियो जिन लोगों ने ना देखा हो, आप लोग जाके हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में वहाँ पे बायोलॉजी है डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड करके उसमें से देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। when we try to define living we conventionally look for distinctive characteristic exhibited by living organism। जब हम सोचते हैं कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करें तो हमें बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक दिखते हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट और जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही शो किए जाते हैं, वही हम क्या करेंगे यहाँ पे मेंशन करेंगे, पढ़ेंगे। जैसे कि क्या है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है नीट में, तो ध्यान रखना है। अपनी एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर लीजिए। ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट। ग्रोथ मतलब जब हम छोटे रहते हैं फिर हम बड़े होते हैं तो हमारी क्या होती है, ग्रोथ होती है। अगर हम छोटे थे और छोटे ही रह जाएं तो क्या हमारी ग्रोथ होगी? क्या कभी कभी हमारी ग्रोथ होगी? नहीं, कभी हमारी ग्रोथ नहीं होगी। तो यहाँ से क्या है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आती है। रिप्रोडक्शन में एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी आती है। अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो धरती पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहे ही नहीं, क्योंकि एक ना एक दिन सभी को मर जाना है। तो भाई मर जाएंगे तो उसके पीछे कोई जनरेशन तो होनी चाहिए जो उनकी पीढ़ी को आगे बढ़ाए, इसीलिए रिप्रोडक्शन होता है। उसके बाद एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, मतलब जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको सेंस करना। मतलब इन्वायरमेंट जैसे ठंडी होती है, हमें ठंडी लगती है, गर्मी रहती है तो हमें गर्मी लगती है, फिर हम अपने आप को क्या करते हैं, हम पतले कपड़ा पहनते हैं। अगर ठंडी रहती है तो मोटा मोटा कंबल ओढ़ लेते हैं, है ना। बारिश के दिनों में जब लाइटनिंग होती रहती है, बादल गरजता रहता है, तो क्या हम बाहर खड़े होकर देखते रहते? नहीं, हम अपने लिए कोई सूटेबल जगह ढूंढते हैं जहाँ की हम इन सब चीज़ों से बच सकें। तो कुल मिला के हमें समझ में आता है, हमारे पास एबिलिटी है सेंस करने की इन्वायरमेंट की। उसके बाद एंड माउंट सुटेबल रिस्पॉन्स come to our mind immediately as a unique feature of living organism। तो ये कुछ ऐसे मतलब यूनिक फीचर्स है जो हमारे दिमाग में आते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के ये कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं। वन कैन ऐड अ फ्यू, यहाँ पे है वन कैन ऐड अ फ्यू मोर फीचर्स लाइक मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। वो तो ऐसा है कि जो तुरंत तुरंत हम सोच सकते हैं, हमारे दिमाग में आ सकता है। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि कैटाबॉलिज्म होता है, एनाबॉलिज्म होता है। अगर कैटाबॉलिज्म होता है तो ब्रेक डाउन होता है, चीज़ें हमारे शरीर में जो हैं सेल्स में ब्रेक डाउन होता है। और एनाबोलिज्म में क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। एक दूसरे सेंस में बताएं तो अगर दिन ब दिन हम पतले होते जाएं तो हमारे अंदर क्या होती है, कैटाबोलिज्म, मतलब ब्रेक डाउन हो रहा है चीज़ें, तो हम क्या हो रहे हैं, पतले हो रहे हैं। और दिन ब दिन हम खा खा के मोटे हो जाएं, मतलब खाना तो खा रहे हैं पहले भी, लेकिन वो शरीर में लगता नहीं है। मतलब कि क्या हो रहा है, कैटाबोलिज्म हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। जबकि एनाबोलिज्म में क्या होता है, मोटे हो जाते हैं, हमारी शरीर हेल्दी हो जाती है। और उसके बाद है एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, अपने आप से ही रेप्लिकेशन करना, मतलब अपने से ही रेप्लिकेशन करके क्या है, नई चीज़ को बना देना। जैसे कि सेल्फ रेप्लिकेशन प्रोसेस डीएनए में देखा जाता है और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है सेल्फ रेप्लिकेशन। और आगे है सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन मतलब अपने आप से ही ऑर्गेनाइज करना, एक जगह इकट्ठे हो जाना, ऑर्गेनाइज हो जाना। अगला है इंट्रैक्ट एंड इमरजेंस टू दिस लिस्ट। इंट्रैक्ट एंड इमरजेंस टू दिस लिस्ट, यहाँ पे मतलब कुछ लिस्ट दिया गया है इसके बारे में जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक हैं। लेट अस टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दीज। अब चलो हम इसको समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं कि क्या क्या है। ठीक है,
यहाँ से नीट में आपके क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मैंने बताया है उसको अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, क्या क्या देखो, अगर मास में हमको मतलब यहाँ पे ग्रो होने से यही समझ में आ रहा है कि मास में इंक्रीजमेंट हो रहा है ना, यही समझ में आ रहा है कि मास में इंक्रीजमेंट हो रहा है। लेकिन अगर नंबर में इंक्रीज होते हैं, जैसे कि छोटा सा अमीबा रहता है, फिर ये इंक्रीज करके क्या करता है, यहाँ बाइनरी फिशन मल्टीपल फिशन होके ढेर सारा अमीबा बना लेता है। बेटा मेरी राइटिंग थोड़ी कम अच्छी है, तो आप लोग इस तरह से समझ जाओ, ये अमीबा की बात कर रही हूँ मैं। एक अमीबा से क्या बनते हैं, कई अमीबा बन जाते हैं। एक अमीबा से क्या बन रहे हैं, कई अमीबा बन रहे हैं। तो ये क्या है, मल्टीपल फिशन। देखो, एक अमीबा से दो अमीबा बने, या एक अमीबा से ढेर सारे अमीबा बने, मतलब कि इसमें ऐसे हो जाए कई, तो इसको मल्टीपल फिशन कहते हैं। और इसमें दो ब्रेक डाउन हो तो बाइनरी, बाई मतलब दो, मल्टीपल मतलब ढेर सारे। तो अगर वो ढेर सारी अपनी संख्या को बढ़ा, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाऊं, तो कोरोना वायरस था ना, तो कोरोना वायरस देखो कितना तेज उसका इन्फेक्शन हो रहा था। रोज़ नए नए उसके वेरिएंट आ रहे थे, नए नए रूप आ रहे थे। मतलब क्या हो रहा था, बहुत जल्दी अपने नंबर को बढ़ा दे रहा था। तो अपने नंबर को बहुत जल्दी बढ़ाने की संख्या, कैपेबिलिटी किसके अंदर होती है, बैक्टीरिया के अंदर होती है, वायरस के अंदर होती है, प्रोटोजोआ के अंदर होती है। और कुछ ऐसे हेलमिंथ होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, वो भी अपने संख्या को क्या करते हैं, फिशन के द्वारा जल्दी से बढ़ा लेते हैं। तो ये भी क्या कहलाएगा, इनका ग्रोथ कहलाता है। क्या कहलाता है, इनका ग्रोथ कहलाता है। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। अब आप पूछोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, तो हम आगे चल के इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। जैसे हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो हमारी जो सेल है, मान लीजिए हमारी सेल है, हमारी सेल डिवीजन होगी। एक सेल से क्या होता है, दो सेल भी बनेगा। ठीक है, दो सेल बनेगा, और एक सेल से चार सेल भी बनता है। डिपेंड करता है कि किस तरह का वो डिवीजन है। देखो, सेल डिवीजन दो तरह का होता है, मियोसिस होता है और क्या होता है, माइटोसिस होता है। ठीक है, मियोसिस और माइटोसिस होता है। इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। आपके सेल डिवीजन जो चैप्टर है उसमें हम इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। बस आप इतना जान लीजिए, दो तरह का होता है, मियोसिस और माइटोसिस। इसमें क्रोमोजोम जो नंबर होता है, इसमें माइटोसिस में सेम रहता है, जबकि इसमें हाफ हो जाता है, आधी हो जाती है क्रोमोजोम की संख्या। आप क्रोमोजोम आप पूछेंगे क्या है, तो इस तरह से अभी हो सकता है आप लोग को पता हो, कुछ लोगों को जिनको नहीं पता है, तो ये बहुत डिटेल में पढ़ने वाली चीज़ है, जो कि हम आपके सेल वाला जो चैप्टर है वहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं जो है। तो याद रखना है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। इन प्लांट्स, जो प्लांट्स होते हैं, दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन, क्योंकि प्लांट भी तो मल्टी सेलुलर होते हैं, तो उनमें भी क्या होता है, सेल डिवीजन होता है कंटिन्यूअसली थ्रू आउट दियर लाइफ। प्लांट में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और नीट पूछता भी है, जो प्लांट है उसमें जो है कंटिन्यूअस पूरे लाइफ क्या होता है, सेल डिवीजन होता रहता है। जबकि हमारे में, जो हम ह्यूमंस होते हैं या एनिमल्स, एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद जब बूढ़े होने लगते हैं, जब जो है ओल्ड होने लगते हैं, तो क्या होता है, सेल डिवीजन का प्रोसेस रुक जाता है। अगर सेल डिवीजन होता रहे तो मरे ही ना कोई इंसान। ठीक है, लेकिन सेल डिवीजन रुक जाता है, फिर इंसान क्या होता है, शरीर धीरे धीरे, बॉडी जो है एकदम कमज़ोर हो जाती है, इंसान एक दिन डेथ हो जाती है। एक जो नेचुरल तरीका मैं बता रही हूँ, मतलब कि नेचुरल अगर डेथ होती है जिसकी, तो मतलब कि जो बूढ़ा होके मरते हैं उनकी बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे है, इन एनिमल दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू सर्टेन एज। ये जो एनिमल है वही यहाँ पे दिया गया है, जो मैंने अभी बताया कि एनिमल में केवल ये सर्टेन एज तक ही होता है। जब एनिमल बूढ़ा हो जाता है, जब कोई भी एनिमल बूढ़ा हो जाता है, तो सेल डिवीजन रुक जाता है। ठीक है, हाउ एवर सेल डिवीजन अकर इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस लॉस्ट सेल। तो ये सर्टेन टिश्यू मतलब कुछ टिश्यू में होता है, जो कि सेल को क्या करता है, रिप्लेस करता है। जो ओल्ड सेल रहती हैं उसको रिप्लेस करके नई नई सेल बनती रहती हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जबकि यूनिसेलुलर भाई जैसे अमीबा हो गया,
अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे अमीबा हो गया तो वो तो सिंगल ही सेल है, अब वो क्या करे तो अपने सेल से ही वो नए नए सेल नए नए ऑर्गेनिज्म को बनाता है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन, ये भी सेल डिवीजन से ग्रोथ करते हैं। वन कैन ईजिली ऑब्जर्व इन विट्रो कल्चर। इन विट्रो कल्चर क्या होता है, एक टेस्ट ट्यूब होता है जिसमें एक सेल रख देते हैं। अब यही एक सेल कुछ टाइम के बाद मतलब इसमें केमिकल भरा रहता है, क्योंकि भाई अब सेल को जीने के लिए खाना पानी चाहिए ना, तो ये सेल ढेर सारे सेल में धीरे 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 कन्वर्ट हो जाता है। तो वही कह रहे हैं कि सेल डिवीजन यहाँ पे है ग्रो बाय सेल डिवीजन। और जो इन विट्रो कल्चर जो होता है, मतलब जो टेस्ट ट्यूब में बनाया जाता है सेल को, उसको इन विट्रो कल्चर कहते हैं। बाय सिंपल कंटिन्यू, यहाँ पे एक मिनट इरेज कर दें। बाय सिंपल और क्या है, काउंटिंग द नंबर ऑफ द सेल अंडर द माइक्रोस्कोप। हम माइक्रोस्कोप की सहायता से इसमें जो ढेर सारे सेल बनते हैं टेस्ट ट्यूब में, उसको हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप से हम क्या कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं और उसके नंबर को गिन सकते हैं। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट, मेजॉरिटी ऑफ जो हायर एनिमल होते हैं और जो हायर प्लांट्स होते हैं, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ये बहुत ही क्या होता है, बहुत ही एक्सक्लूसिव मतलब एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। किसमें, जो हायर एनिमल और हायर प्लांट्स होते हैं। हम लोग हायर एनिमल की कैटेगरी में हैं। एनिमल में भी सबसे एडवांस जो होता है वो कौन होता है, ह्यूमंस होते हैं। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसीडर्ड एज ग्रोथ। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इंक्रीज इन बॉडी मास कंसीडर एज ग्रोथ। जो हायर ऑर्गेनिज्म या हायर प्लांट्स होते हैं, उनकी बॉडी मास बढ़ने के साथ ही उनको क्या कहा जाता है कि भाई उनका ग्रोथ हो रहा है। जब हम लोग छोटे रहते थे हमारी बॉडी में सेल्स भी कम होते हैं, और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे बॉडी में सेल की संख्या भी तो बड़ी होती जाती है। या फिर दूसरे सेंस में कहिए, जब हम छोटे रहते हैं तो हम 5 kg 6 kg के रहते हैं, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम 50 kg के हो जाते हैं, 55 के, मतलब हमारा वेट बढ़ता जाता है, तो मतलब हमारा ग्रोथ हुआ है, ये कहने का मतलब है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज एज क्राइटेरिया ऑफ ग्रोथ। जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो भी क्या कर सकते हैं, वो भी उनका भी ग्रोथ होता है, उनमें भी जो है क्या होती हैं कि डिपोजिशन होता है। जैसे कि मैं बताई थी सैंड में, अगर मतलब सैंड में जो ऐसे कंकड़ रहते हैं, कुछ दिन ही सैंड में पड़े रहे तो धीरे धीरे वो क्या होते हैं, बढ़ने लगते हैं, क्योंकि उसमें डिपोजिशन होता है और छोटे से वो क्या हो जाता है, बड़ा होता है। तो मतलब उनमें भी ग्रोथ होता है, इसलिए कहा जाता है मतलब कि इसका एक्सेप्शन मिल गया कि भाई नॉन लिविंग में भी जो है ग्रोथ होता है। ठीक है, अगला है यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, कहाँ तक थे, विथ, हाँ यहाँ तक। जैसे कि यहाँ पे दिया है माउंटेन्स। माउंटेन्स देखिए तो छोटा, पहले माउंटेन छोटा रहा होगा, फिर धीरे धीरे माउंटेन्स बढ़ता है, माउंटेन्स का ग्रोथ होता है, और क्या है, और ग्रोथ होता है, डिस्ट्रॉय भी हो रहा है। करेंट टाइम में तो माउंटेन को बहुत डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स। ठीक है, और क्या है, बोल्डर्स, जैसे बोल्डर्स होता है, एंड सैंड मॉल्ट। सैंड में जो छोटे छोटे क्या होते हैं, कंकड़ होते हैं, डू ग्रो, ये सब क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। हाउ एवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिटेड बाई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। इस तरह से ये क्या होता है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में भी ग्रोथ होता है। बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। इनके सरफेस पे मटेरियल क्या होता है, आके जमा होने लगता है, एक्यूमुलेट होने लगता है, जमा हो जाता है। द लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। जबकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक इम्पॉर्टेंट बात है कि उनमें जो नॉन लिविंग होते हैं उनके ऊपर क्या होता है, चीज़ें डिपॉजिट होती रहती हैं, जबकि जो लिविंग होते हैं उनके अंदर प्रोसेस होती है, उनके अंदर चीज़ें होती है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कि जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ग्रोथ इनसाइड होती है। ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि इसलिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ग्रोथ नहीं है, क्योंकि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही ग्रोथ को शो कर रहे हैं, इसलिए एक ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। कंडीशन अंडर विच
it can be observed in all living organism has to be explained and then understand that it is characteristic living system. A dead organism does not grow. मतलब लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, क्योंकि जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, अगर जो मर जाता है डेड ऑर्गेनिज्म होता है, वो क्या ग्रोथ करता है? क्या आप लोग बताएं, क्या ग्रोथ करता है? नहीं करता है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये है कि जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाया जाए और किसी में भी ना पाया जाए। ठीक है, यहाँ पे है रिप्रोडक्शन लाइक वाइज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रिप्रोडक्शन होता है लाइक वाइज इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो रिप्रोडक्शन का कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसलिए एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है, क्योंकि मतलब जो जिंदा है वही रिप्रोड्यूस कर सकता है, जो जिंदा नहीं है या जो नॉन लिविंग है, लिविंग मतलब जो जिंदा है, नॉन लिविंग मतलब जो डेड है या फिर मतलब उसमें लाइफ नहीं है, तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी प्रोसेसिंग फीचर मोर और लेस सिमिलर टू दोज और पेरेंट्स। मतलब कि ये कहा जा रहा है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है उसका मतलब ये होता है कि अपने ही तरह या तो खुद से मिलता जुलता, यहाँ पे है लेस सिमिलर, देखो मोर और लेस सिमिलर मतलब पूरे के पूरे ही मिलते रहें या कम से कम अपने पेरेंट्स से मिलते रहें। इसी तरह की क्या प्रोड्यूस करना, प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं, किसमें? रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में। ठीक है, यहाँ पे इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटी वी रेफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे आ गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? अपने ही तरह प्रोजेनी को प्रोड्यूस करना जो कि अपने पेरेंट्स से ज़्यादा मिलते जुलते हों या कम मिलते जुलते हैं। हम लोग आपस में ही देखते हैं कि हम ही लोगों में से कोई कोई अपने पेरेंट्स से एकदम मिलते जुलते रहते हैं और कोई कोई क्या है, मिलते ही जुलते नहीं रहते हैं। लोग कहते हैं कि देखो अपने पेरेंट्स मतलब अपने मम्मी पापा को नहीं, इन्हीं का बेटा है क्या, मतलब बेटी है क्या, ऐसे चिढ़ा चिढ़ा के लोग कहते हैं ना। फिर हम छोटे रहते तो हमको गुस्सा लगती है कि ऐसे क्यों बोल रहे हैं, हम तो अपने मम्मी पापा के बच्चे हैं, क्या हम कहीं बाहर से आए हैं? तो बहुत लोग चिढ़ाते हैं कि तुम्हारे मम्मी पापा तो तुमको ले आए हैं बाहर से उठा के ना, तो हम चिढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अपने पेरेंट्स के ही हम बच्चे होते हैं, ऐसा होता है कि नहीं में मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे है ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाई सेक्सुअल मीन्स ऑल्सो। अब और ए सेक्सुअल मीन्स ऑल्सो मतलब कि अब यहाँ ए सेक्सुअल मतलब सेक्सुअल मीन जो होता है वो एब्सेंट, ए मतलब बायो में जहाँ ए टर्म आ जाए किसी नाम के पहले इसका मतलब एब्सेंट। ए सेक्सुअल मतलब सेक्सुअल जो प्रोसेस होता है वो यहाँ पे नहीं होता, ये एब्सेंट होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ए सेक्सुअल मीन्स में क्या क्या है। फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड ईजिली ड्यू टू मिलियंस ऑफ सेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस। तो जो फंजाई होता है वो मिलियंस मतलब ये थोड़ा बहुत नहीं, मिलियंस में इनका नंबर होता है, क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? ये सेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, जिसके द्वारा ये क्या होते हैं? हर जगह स्प्रेड होते रहते हैं। इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बडिंग। जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि ईस्ट और हाइड्रा, ईस्ट मतलब जो बेकर ईस्ट होता है, ब्रीवर ईस्ट होता है, ईस्ट मतलब जो जिससे क्या बनाया जाता है, मम्मी लोग डोसा बनाती हैं, इडली बनाती हैं तो ईस्ट का यूज़ करती हैं। और जो लोग डोसा इडली बनाते हैं वो ईस्ट का यूज़ ना भी करें तो भी उसका जो फर्मेंटेशन होता है, जो खट्टापन आता है या फिर उसमें जो फ्लफ़ी फ्लफ़ी रहता है, स्पंजी स्पंजी, वो ईस्ट के फर्मेंटेशन की वजह से ही आता है। ठीक है, वो नेचुरली ईस्ट एटमॉस्फेयर में हमारे होता है। तो क्या करता है वो? मिलियंस ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब हम पिंच भर डालते हैं, और पिंच भर डालते हैं या नहीं भी डालिए तो नेचुरली अगर रख देंगे तो ईस्ट उसमें आ जाता है। ठीक है, ईस्ट उसमें खुद ही प्रोड्यूस होता है, फिर वो ढेर सारा अपने नंबर को बढ़ाता है। तो यहाँ पे है बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट का एकदम फेवरेट लाइन है, कई बार पूछा है कि फंजाई कैसे मल्टीप्लाई करती है, तो स्पोर से करती है। कैसा स्पोर? ए सेक्सुअल स्पोर से करती है, जबकि जो आपका ईस्ट और हाइड्रा होता है इसमें बर्डिंग होता है। क्या होता है? बर्डिंग होता है। इस पे 7 स्टार लगा लो, अंडरलाइन कर लो, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है नीट का, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, जब आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे ना इस चैप्टर का तो आप
आपको एक एक लाइन से मेरे आंसर मिलेगा कि जो मैं बता रही हूँ। मैं इसलिए एक एक लाइन को लेके चल रही हूँ क्योंकि देखो बेटा, अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तो आपको नीट में या एम्स में एनसीईआरटी के एक एक लाइन पढ़ना है, समझना है, तभी कुछ हो सकता है। थोड़ा बहुत नंबर तो आप ला सकते हैं, लेकिन अगर टॉप रैंकर्स में आना है, क्योंकि एनसीईआरटी के एक एक लाइन से ही क्वेश्चन बनता है, तो उसके लिए हमें एक एक लाइन पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अगला है इन प्लानेरिया। जो प्लानेरिया होता है जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लैट वर्म कहते हैं, और ये प्लेटी हेलमिंथीज का एक मेंबर है जिसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। वी ऑब्जर्व, यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं ट्रू रीजनरेशन। यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रू रीजनरेशन, मतलब कि इसके ही देखो यहाँ पे इसका मतलब है दैट इज फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट द लास्ट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड बिकम न्यू ऑर्गेनिज्म। मतलब मान लो ये क्या है, मान लो ये इसका मेंबर है, ठीक है, इसका मान लो कोई पार्ट यहाँ पे क्या हुआ, टूट कट हो गया, इसका पार्ट, मतलब इसका कोई पार्ट है, अब ये रीजनरेट करके क्या बना लेगा, नया ऑर्गेनिज्म, अपना नया बेबी जो है वो बना लेगा। तो मतलब क्या है कि इसका ये मतलब है कि जो प्लानेरिया या फ्लैट वर्म होता है इसमें हम ट्रू रीजनरेशन देखते हैं। रीजनरेशन मतलब अपने ही बॉडी के पार्ट से वो अपने आप को जनरेट कर रहा है। तो अपने बॉडी पार्ट से अपने आप को जनरेट कर रहा है, मतलब कि क्या कर रहा है, रीजनरेट कर रहा है अपने आप को। मतलब क्या, फ्रेगमेंट मतलब छोटा सा पार्ट जो उसके बॉडी का है उसी से क्या हो रहा है, उसका लॉस्ट हो जाता है, मतलब कि गिर जाता है, कट जाता है, एंड बॉडी बिकम न्यू ऑर्गेनिज्म, और वो कट के नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। द फंजाई द फिलामेंटस एल्गी, जो फंजाई होता है यहाँ पे, और जो फिलामेंटस एल्गी होता है, द प्रोटोनिमा ऑफ मॉसिस। देखिए, फंजाई, द फिलामेंटस एल्गी और प्रोटोनिमा ऑफ मॉसिस, ये जो सब के सब हैं, इसमें ऑल इजीली मल्टीप्लाई, ये सब के सब इजीली मल्टीप्लाई और फ्रेगमेंटेशन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है फंजाई और प्रोटोनिमा ऑफ मॉसिस, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, फंजाई और प्रोटोनिमा ऑफ मॉसिस, ये क्या करते हैं, ईजिली मल्टीप्लाई करते हैं, किसके द्वारा, फ्रेगमेंटेशन। और ये भी नीट का फेवरेट क्वेश्चन है कि जो प्रोटोनिमा मॉस होता है एल्गी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत बार पूछा गया है कि कैसे ये मल्टीप्लाई करते हैं, फ्रेगमेंटेशन से। ये सब के सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्राइटेरिया की बात हो रही है। व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, इसके बाद जब हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया के पास आते हैं, बैक्टीरिया के बारे में जानते हैं, यूनिसेल एल्गी और अमीबा का रिप्रोडक्शन देखते हैं। इस सिनोनिम्स विथ ग्रोथ, इनका सिनोनिम्स मतलब क्या होता है कि ग्रोथ होता है, मतलब इनके सेल्स के नंबर जैसे जैसे बढ़ते हैं वही इनका क्या होता है, ग्रोथ होता है, क्योंकि इनके सेल से ही नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं। तो ग्रोथ और इनका रिप्रोडक्शन एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, वी हैव ऑलरेडी डिफाइन द ग्रोथ एज इक्विवेलेंट इंक्रीज इन सेल नंबर, मतलब कि जैसे जैसे सेल नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे इनकी क्या होती है, ग्रोथ हो रही है, और वैसे इनका मास भी बढ़ता है। Hence, we notice that in single-celled organism, we are not very clear about the uses of these two terms. तो यहाँ पे दो टर्म दिया गया है, इसके बीच में कोई खास क्लियर डिफरेंस नहीं है। जैसे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उनमें सेम ही माना जाता है, इनके बीच कुछ खास डिफरेंस नहीं है। इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये भी नीट का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। नीट में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा भी जाएगा कि कौन से ऑर्गेनिज्म हैं, तो उसमें आपके बैक्टीरिया और अमीबा आ जाते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में कोई अंतर नहीं होता है, कोई खास क्लियर डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए इनको एक ही माना जाता है। उसके बाद है फर्दर, आगे चलते हैं तो फर्दर देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस। यहाँ पे कुछ और ऑर्गेनिज्म है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ऑर्गेनिज्म क्या है, नहीं रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि म्यूल्स और स्टेराइल वर्कर्स भी। बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूल क्या होता है, म्यूल जो होता है, म्यूल किससे मिलता है, फीमेल हॉर्स। फीमेल यहाँ पे लिख लीजिएगा अपनी एनसीईआरटी में, क्या होता है, फीमेल हॉर्स प्लस मेल डंकी, फीमेल हॉर्स प्लस मेल डंकी, ठीक है, मेल डंकी
फीमेल हॉर्स प्लस मेल डंकी के क्या है आपस में रिप्रोड्यूस करने से क्या बनता है, म्यूल बनता है। हॉर्स मतलब कि घोड़ा जो होता है, डंकी मतलब जो गधा होता है, इनके आपस में क्या होता है, रिप्रोडक्शन से क्या बनता है, म्यूल। खच्चर, खच्चर जिसपे क्या होता है, सामान ढोया जाता है ना, खच्चर। तो म्यूल क्या होता है, खच्चर से नया खच्चर नहीं बनता है। खच्चर जो है फीमेल हॉर्स और मेल डंकी के रिप्रोडक्शन से आता है, और इससे जो है ये जो होता है, इससे जो है नया म्यूल नहीं बनता है। ठीक है, तो जब जब म्यूल हमें चाहिए होता है, फीमेल हॉर्स और मेल डंकी का आपस में रिप्रोडक्शन करवा जाता है, तो हमको म्यूल मिल जाता है। और स्टेराइल, यहाँ पे देखिए और क्या है, स्टेराइल, स्टेराइल वर्कर बी। स्टेराइल वर्कर बीज क्या है, ये जो है आपका हनी बी जो होते हैं, वहाँ पे 3 होता है। वहाँ पे आपके वर्कर भी देखिए क्या क्या 3 कैटेगरी, जो आप मधुमक्खी का छत्ता देखते हैं ना, वहाँ 3 तरह की प्रजातियाँ रहती हैं। जो छोटी छोटी रहती हैं उनको क्या कहते हैं, वर्कर बी। जो बड़ी सी एक होती है उसको क्वीन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वीन कहते हैं, क्वीन बी। ठीक है, क्वीन बी आपका होता है, वर्कर बी होता है, और क्या होता है, ड्रोन होता है। ड्रोन होता है, ड्रोन क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें हैप्लॉइड होता है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है हैप्लॉइड, तो परेशान मत होइएगा, आगे चल के हम सब जानेंगे। बस इसलिए बता दे रही हूँ कि जानते रहिए कि ड्रोन जो होता है वो हैप्लॉइड होता है, ये भी हैप्लॉइड ही होता है। लेकिन ये क्या होता है, स्टेराइल होता है, मतलब कि ये बच्चे नहीं प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो मधुमक्खी के छत्ते में 3 तरह की मधुमक्खियाँ रहती हैं, क्वीन बी, वर्कर बी और ड्रोन। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। उसके बाद है इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। और ह्यूमन के कपल्स में भी कुछ ऐसे पेयर्स होते हैं जो क्या होते हैं, बच्चा नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। मतलब वो क्या है, किसी कारणवश वो क्या होते हैं, बच्चे नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो हेंस रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए अभी क्या हो गया, यहाँ से अब ये समझ में आ गया कि ये भी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। क्योंकि देखो बेटा, जो अभी मैंने बताया था डिफाइनिंग है, लेकिन अब इसको मैं करेक्ट कर रही हूँ, ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है। क्योंकि जो आपका म्यूल है, हनी भी है, ठीक है, सॉरी म्यूल है, स्टेराइल वर्कर भी है, ह्यूमन की इनफर्टाइल फीमेल है, ये तो लिविंग है ना, जिंदा है ना, लेकिन फिर भी ये क्या कर सकते हैं, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये भी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ऑफ कोर्स नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन और रेप्लिकेटिंग बाय इटसेल्फ। मतलब कि लेकिन ये भी है कि कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, इसलिए ये एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। इसके आगे का हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें कवर करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। खूब मन लगा के पढ़िए, और डॉक्टर, आप लोग को डॉक्टर बनना है, आप लोग मेरे लिए डॉक्टर ही हैं, और आप लोग अच्छा करिए अपनी लाइफ में, डॉक्टर बनिए। मेरी यही बेस्ट विशेज़ आप लोगों को। थैंक यू।